हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी सेल्टर। दोस्तों, आज हम लोग एक नई सीरीज़ की शुरुआत कर रहे हैं। इस सीरीज़ के तहत हम लोग एससीईआरटी या बीटीसी का जो साइंस की पुस्तक है, उस साइंस की पुस्तक को जो हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे क्लास 6 से लेके क्लास 10 तक। और आज जो है वो क्लास 6 से हम लोग इसका शुरुआत कर रहे हैं। इसमें हम लोग करेंगे क्या, साइंस का निचोड़ करने का मतलब ये है कि हम लोग इसकी एक एक लाइन से जहाँ से भी प्रश्न बन सकते हैं, जितने भी प्रश्न बन सकते हैं, उन सारे प्रश्नों को जो है निकालने का प्रयास करेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलीवेंट हो। ऐसे नहीं कि कोई भी प्रश्न जो है आपको करवाए जाएंगे वही प्रश्न करवाए जाएंगे जिसका जो है एग्ज़ाम में आने की संभावना हो गई, या पहले उस टाइप के प्रश्न एग्ज़ाम में पूछे गए हैं उनको भी यहाँ पे डिस्कस करवाया जाएगा। और इसमें जो है मतलब जो भी एमसीक्यू करवाए जाएंगे उसको भी अच्छे से डिटेल में हम लोग करेंगे। जहाँ पे कॉन्सेप्ट की ज़रूरत होगी वहाँ पे कॉन्सेप्ट आपको बताया जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज की सेशन को। आज हम लोग जो है क्लास 6 की जो पहला चैप्टर है उस पहले चैप्टर को डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है भोजन कहाँ से आता है। पहले इसका एक समरी देख लेते हैं कि इस चैप्टर में पढ़ना क्या क्या है। इस चैप्टर में मेनली बताया गया है कि खाद्य पदार्थ क्या होते हैं, विभिन्न खाद्य पदार्थ जो है उनकी जो है सोर्सेज क्या होते हैं, और वो कहाँ से आते हैं। जैसे जंतु द्वारा कौन से खाद्य पदार्थ आते हैं, पौधे द्वारा कौन से खाद्य पदार्थ आते हैं, और ये पौधे जो खाद्य पदार्थ हमें दे रहे हैं वो खुद अपना भोजन कैसे बनाते हैं। साथ ही जंतुओं को भोजन कहाँ से प्राप्त होता है, जंतु क्या खाते हैं, वो सारी बातें इसमें डिस्कस की गई है। और उन सारी चीज़ों को जो है मैं आपको आगे बताऊंगा, और उस पे आधारित जो भी प्रश्न है वो भी आपको डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं, सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर जो है खाद्य पदार्थ कहेंगे किसको। तो बोला जा रहा है कि अपने भोजन में हम अनेक प्रकार की चीज़ें खाते हैं जिन्हें खाद्य पदार्थ कहते हैं। अर्थात वैसी चीज़ें जो हम लोग खाते हैं वो हमारा सिंपल वे में खाद्य पदार्थ कहलाता है। इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती है, और कुछ जो है वो पौधे के द्वारा हमें प्राप्त होता है, और कुछ जो है हमें जंतुओं के द्वारा प्राप्त होता है। तो उस सभी को हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। पहले जो है इसी पे आधारित कुछ क्वेश्चन है उसे देख लेते हैं। ये सारे क्वेश्चन जो स्टार्टिंग में वो इजी है, आप इन्हें इसलिए हम इसको तेज़ी में देखेंगे। बोला जा रहा है निम्नलिखित में कौन सा भोजन का पादप स्रोत है, मांस, दूध, सोयाबीन या अंडा। तो आप देख सकते हैं मांस ये जंतु के द्वारा आता है, दूध जंतु के द्वारा आता है, और अंडा ये तीनों जो जंतु के द्वारा आता है। और पूछा जा रहा है भोजन का पादप स्रोत, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सोयाबीन। निम्नलिखित में कौन भोजन का पशु स्रोत है, मतलब कौन सा भोज्य पदार्थ जो है वो पशुओं के द्वारा हमें प्राप्त होता है। ऑप्शन है गेहूँ, दाल, दूध या तिलहन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दूध। अगला है निम्नलिखित में कौन सा अनाज का एक प्रकार है, मूंग, मसूर, चना या उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। निम्नलिखित में कौन सा तिलहन का एक प्रकार है, सरसों, मूंगफली, तिल या उपरोक्त सभी। तो इसका भी आंसर उपरोक्त सभी हो जाएगा। सरसों, मूंगफली और तिल ये तीनों जो है वो तिलहन का एक टाइप है। दोस्तों इसमें जो है स्टार्टिंग में यही बताया गया था कि एक टेबल था, उस टेबल में जो है बताया गया था कि कौन जो है हमारा खाद्य पदार्थ पौधों से प्राप्त होता है और कौन जंतुओं से प्राप्त होता है। तो पौधों से जो है मेनली हम लोग जो भी खाते हैं अनाज के रूप में गेहूँ, चावल बहुत सारे प्राप्त होते हैं, फल प्राप्त होते हैं, सब्जियां प्राप्त होती है। और वहीं अगर जंतु की बात करें तो जंतु से हमें दूध, मांस, अंडे और अन्य उत्पाद जो है प्राप्त होते हैं। अगर दूध की बात करें तो दूध जो है वो हमें गाय, बकरी और भैंस से प्राप्त होती है। और जो भी मिल्क प्रोडक्ट है जैसे मक्खन, घी, ये भी अगर बोला जाए डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली जो है वो हमें जंतु के द्वारा ही प्राप्त होता है। अब देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है प्रकृति में नमक कहाँ पाया जाता है, खनिजों के रूप में, बारिश में, पौधे के रूप में या उपरोक्त सभी में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा खनिजों के रूप में। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है कि नमक जो है वो हमें खनिज स्रोत से प्राप्त होता है। अब अगला प्रश्न है नमक का मुख्य स्रोत क्या है। ऑप्शन है समुद्री जल, खाद्य में पाए जाने वाला मसाला, खाद्य पदार्थों से प्राप्त किए जाने खाद्य पौधों से प्राप्त किए जाने वाला, या पानी के विकर्षण से प्राप्त किया जाने वाला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा समुद्री जल से। नमक जो है मेनली हमें जो मेन सोर्स है वो समुद्री जल है। इसके अलावा कुछ रॉक साल्ट है वहाँ से भी जो है प्राप्त किया जाता है नमक को। अगला है सेंधा नमक का रासायनिक नाम या वैज्ञानिक नाम क्या है। ऑप्शन है
सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम नाइट्रेट, कैल्शियम फ्लोराइड या मैग्नीशियम सल्फेट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड ये NaCl, ये जो सेंधा नमक का वैज्ञानिक नाम है। जो सेंधा नमक होता है, सेंधा नमक में जो है वो 85% तक आपका NaCl पाया जाता है और 15% जो है वो अन्य पदार्थ पाए जाते हैं। ठीक है, अगर बात करें पोटेशियम नाइट्रेट की, तो पोटेशियम नाइट्रेट जो है इसे हम लोग सोरा भी कहते हैं और ये जो है बारूद बनाने में यूज होता है। अगर इसके बाद फॉर्म इसे जो एक और इसका नाम है वो है साल्ट पीटर। पोटेशियम नाइट्रेट को जो है वो साल्ट पीटर के नाम से भी जाना जाता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में कौन समुद्री जल से नमक निकालने की एक विधि है? ऑप्शन है सौर बाष्पीकरण, वैक्यूम आसवन या इलेक्ट्रोडायलिसिस या उपरोक्त सभी। तो समुद्री जल से नमक निकालने की कई सारी विधियां हैं, जैसे सौर बाष्पीकरण, वैक्यूम आसवन और इलेक्ट्रोडायलिसिस, और ये सभी जो है यूज किए जाते हैं। सौर बाष्पीकरण जो है वो सबसे कॉमन है यूज करने में, सबसे ज़्यादा कॉमन है। और वैक्यूम आसवन और इलेक्ट्रोडायलिसिस जो हाई क्वालिटी के साल्ट होते हैं वो इसके द्वारा बनाए जाते हैं, इस प्रोसेस के द्वारा। अगर सौर बाष्पीकरण की बात करें तो इसमें होता ये है कि ये समुद्र के पानी को जो है एक पाइप के थ्रू लाके इन क्षेत्रों में, मतलब एक खेत टाइप का बनाकर वहाँ पे पानी को स्टोर किया जाता है। और सनलाइट के कारण क्या है कि ये पानी जो है वेपराइज हो जाता है और एक लेयर बच जाता है नमक का। उन सभी नमक को फिर बाद में स्टोर कर लिया जाता है और इसको जो है थोड़ा प्योरीफिकेशन करने के बाद और आयोडीन वगैरह मिलाने के बाद जो है इसे मार्केट में भेज दिया जाता है। तो ये एक सिंपल प्रोसेस होता है। वहीं अगर बात करें वैक्यूम आसवन की, तो वैक्यूम आसवन में होता ये है, इसमें जो मतलब जो हाई प्योरिटी इम्प्योरिटी होते हैं उन सभी को जो है वो हटाया जाता है। ये काम कैसे करता है अगर इसकी बात करें तो सबसे पहले जो लिक्विड है, मतलब जो खारी जल है, उस खारी जल को जो है वो गर्म किया जाता है और गर्म करने के बाद जो है ये वेपराइज होते हैं। वेपराइज होने के बाद ये जो है इन वेपर को जो है वो वापस से कंडेंसेशन करवाया जाता है, अर्थात संघनित करवाया जाता है। संघनन के बाद जो लिक्विड प्राप्त होता है वो जो है काफ़ी मात्रा में प्योर होता है। तो ये जो है एक प्रोसेस होता है। इसके अलावा एक और वैक्यूम कहने का मतलब यहाँ पे क्या है कि लो प्रेशर पे ये किया जाता है। ठीक है, लो प्रेशर पे करने के कारण बहुत सारे जो ऐसे यौगिक होते हैं जो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे वो नहीं निकल पाते हैं, अलग नहीं हो पाते हैं, तो वो भी जो है वो लो प्रेशर के कारण अलग हो जाता है। तो ये एक वैक्यूम आसवन का तरीका होता है। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला जो टॉपिक इसमें बताया गया है वो है भोजन के मुख्य स्रोत क्या क्या हैं। तो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि भोजन जो है हमें दो स्रोतों से प्राप्त होता है, एक पौधे के द्वारा और एक जंतु के द्वारा। तो अब यहाँ पे पौधे के द्वारा जो प्राप्त होता है उनमें भी बताया गया है कि पौधे के किस किस भाग से हमें क्या प्राप्त होता है, कौन से भाग जो है वो हमारे खाने योग्य होते हैं। लेकिन सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि पौधे जो है वो भोजन बनाते कहाँ से है। तो पौधे अपना भोजन का निर्माण जो है वो प्रकाश संश्लेषण की प्रोसेस के द्वारा करते हैं। और आपको मालूम होगा इस प्रोसेस में जो है पौधे अपने हरे पत्तियों में जो हरे रंग होते हैं उसका यूज कर के जो है सनलाइट और जल की उपस्थिति में भोजन का निर्माण करते हैं। मेनली इसमें प्रोसेस होता ये है कि 6 CO2 होता है और 12 H2O, मतलब पानी, वायु जो है वायु से वो कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं, भूमि से जल ले लेते हैं, साथ ही सनलाइट हो जा रहा है। और फिर जो पौधे के हरे पत्ते हैं जो इसमें क्लोरोफिल मौजूद है, उस क्लोरोफिल के हेल्प से जो है ये अपना खाना बनाता है। और खाना बनाने के बाद खाने में बनता क्या है, तो वो जो है कार्बोहाइड्रेट बनता है या फिर आप उसे ग्लूकोज के फॉर्म में देख सकते हैं, C6H12O6। इसके अलावा जो है वो ऑक्सीजन जनरेट होता है जो कि वायुमंडल में मुक्त होता है, साथ ही जो है जल भी यहाँ पे निर्माण होता है। तो इस तरीके का एक प्रोसेस होता है प्रकाश संश्लेषण का। ये जो है आगे की कक्षा में इसके बारे में डिटेल में बताया जाएगा, तो वहाँ हम लोग और भी इसके बारे में डिटेल से जानेंगे। बस अभी इतना जानते हैं कि जो पौधे का हरा भाग होता है जो उसमें क्लोरोफिल होता है, उस क्लोरोफिल का पौधे यूज करते हैं और
कार्बन डाइऑक्साइड और जल की उपस्थिति में सनलाइट के साथ रिएक्शन करके ये ग्लूकोज बनाते हैं या कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं, साथ ही जो ऑक्सीजन मुक्त करता है। तो ये प्रोसेस है, इस प्रोसेस के द्वारा भोजन पौधे अपना भोजन बनाते हैं। अब इन पौधों के द्वारा जो भोजन प्रदान मतलब बनाया गया है वो अलग अलग जगह पे स्टोर होता है और वो हम लोग अलग अलग रूप में यूज करते हैं। जैसे कुछ जो है पत्ती के रूप में यूज करते हैं, कुछ के फूल खाते हैं और कुछ के हम लोग बीज खाते हैं। तो उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, पहले उसे देख लेते हैं, उसके बाद फिर आगे डिस्कस करेंगे। पूछा गया कि निम्नलिखित में किस पौधे के तना या पत्तियों को खाया जाता है। ऑप्शन है मूली, गाजर, टमाटर या पालक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पालक। पालक के जो है हम लोग पत्ते को खाते हैं और तनी को खाते हैं, मतलब जो पतला वाला तना होता है वो हम लोग यूज करते हैं। आगे टमाटर के किस भाग को खाया जाता है। ऑप्शन है जड़, बीज, तना एवं पत्तियां या फल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फल। टमाटर का जो पेड़ होता है वो फल के रूप में जो है हमें प्राप्त होता है। ठीक है, तो हम लोग जो है टमाटर के फल को खाते हैं। आगे सोयाबीन के पौधे के किस भाग को खाया जाता है। ऑप्शन है जड़, बीज, तना एवं पत्तियां या फल। तो सोयाबीन का जो है हम लोग जड़ का जो जड़ नहीं, जो बीज का होता है सोयाबीन का बीज, वो हम लोग यूज करते हैं। तो ये सारी जो है वो काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है, आप इसे ध्यान रखिएगा। और इसी से रिलेटेड एक टेबल दिया गया है, उस टेबल को एक बार हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। जैसे चना हो गया, सरसों हो गया, पालक हो गया या बथुआ हो गया, ये जो भी साग हैं इन सभी सागों का हम लोग क्या खाते हैं, तो तना और पत्तियों को हम लोग भोजन के रूप में यूज करते हैं। वहीं खीरा, टमाटर, मूली, गाजर ये सलाद के रूप में हम लोग यूज करते हैं। और इसमें जो है जो खीरा और टमाटर है वो पौधे कि फल होते हैं, फल के रूप में हम लोग उसको यूज करते हैं। वहीं जो मूली और गाजर होते हैं वो पौधे के जड़ होते हैं जिसका हम लोग यूज करते हैं। तो ये काफ़ी अच्छे से बताया गया है कि हम लोग किस रूप में यूज करते हैं, जैसे साग के रूप में, सलाद के रूप में, और पौधे के वो कौन से भाग हैं। ठीक है, अगला बताया जा रहा है कि तेल के रूप में जो हम लोग मूंगफली, सरसों, सोयाबीन यूज करते हैं वो पौधे के कौन से भाग होते हैं, तो वो बीज होते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछा गया था कि सोयाबीन का हम लोग कौन सा भाग खाते हैं, पौधे से जो प्राप्त होता है वो किस रूप में हमें प्राप्त होता है, तो बीज के रूप में प्राप्त होता है। ठीक है, आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, यहाँ पे बताया गया है कि कुछ पत्ते जैसे पोई का पत्ता और अगस्त के फूल, इसका भी हम लोग यूज करते हैं। सरसों के बीज जो है हम लोग तेल के रूप में यूज करते हैं और इसकी पत्तियों को हम लोग साग के रूप में। इसमें ये बताया गया कि कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिसका हम लोग 2 से अधिक भाग खाते हैं। ठीक है, जैसे सरसों के बारे में बताया गया कि सरसों का एक साइड से तो हम लोग जो बीज है उस बीज का यूज कर लेते हैं तेल के रूप में, वहीं सरसों का साग भी हम लोग यूज करते हैं जो कि उसकी पत्तियां होती है। देखते हैं अगले प्रश्न को। आगे जो बताया गया है वो ये बताया गया कि जंतु जो है वो अपना भोजन कहाँ से प्राप्त करते हैं। पौधे का तो हम लोगों ने देख लिया कि पौधे जो है वो प्रकाश संश्लेषण करके अपना भोजन बनाते हैं, लेकिन जंतु जगत जो है वो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, वो दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं। या तो वो पौधे पे डिपेंडेंट होते हैं भोजन के लिए या फिर जंतुओं पे डिपेंडेंट होते हैं। तो उसी को कैटेगराइज किया गया उनकी भोजन प्राप्ति के आधार पर जंतुओं को, कि कौन सा जंतु किस कैटेगरी में आएगा। तो वैसे जंतु जो केवल पौधे एवं उसके बाई प्रोडक्ट को भोजन के रूप में लेते हैं उसे शाकाहारी कहते हैं। ठीक है, और वैसे जंतु जो भोजन के रूप में मांस लेते हैं या जंतुओं पे डिपेंडेंट रहते हैं वो मांसाहारी होते हैं, ये आपको पहले से भी पता होगा। और वैसे जंतु जो भोजन के रूप में पौधे भी और उसके प्रोडक्ट को भी लेते हैं और जंतुओं पे भी को भी ग्रहण करते हैं उन्हें सर्वाहारी कहते हैं। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। अब इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है जिसे हम लोग अब डिस्कस कर लेते हैं। पहला पूछा गया कि शाकाहारी का अर्थ क्या है। सब्जियां खाने वाला, रोटी खाने वाला, मांस खाने वाला या दूध पीने वाला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सब्जियां खाने वाला। अगला है शाकाहारी लोग किसे कहते हैं। देखो यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंसेज है दोनों क्वेश्चन में और उसको आपको गौर करना पड़ेगा इन छोटे छोटे चीज़ों को। यहाँ पूछा जा रहा है शाकाहारी का अर्थ क्या है और यहाँ पूछा जा रहा है शाकाहारी लोग किसे कहते हैं। अब हम लोग शाकाहारी बोल रहे हैं तो शाकाहारी में जो है वो सभी आ जाएंगे, वो जंतु भी आ जाएंगे
और मानव भी आ जाएगा। लेकिन जब लोग बोला जा रहा है तो ये मेनली डिनोट कर रहा है मानव को। ठीक है, तो शाकाहारी में जब जंतु आएंगे, जैसे आप गाय का ले लो तो या फिर और भी जो जंतु है उनका ले लो, तो वो क्या खाते हैं, सब्जियां खाते हैं। बहुत सारे ऐसे जंतु हैं जो रोटी और दूध वगैरह यूज नहीं करते। ठीक है, तो इसलिए इसका सही जो आंसर है और सही जो मतलब होता है वो होता है कि सब्जियां खाने वाले को हम लोग शाकाहारी कहते हैं। वहीं अगर ये पूछा जा रहा है शाकाहारी लोग किसे कहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा सब्जियां, फल, दाल, अनाज आदि का सेवन करने वाले को हम लोग शाकाहारी लोग कहते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि जो दूध या बाई प्रोडक्ट ले रहा हो वो शाकाहारी ही हो। ठीक है, आगे बोला जा रहा है शाकाहारी आहार की विशेषता क्या है। ये उच्च प्रोटीन युक्त होते हैं। विटामिन बी 12 का संक्षेपण होता है इसमें। ज़्यादातर नॉनवेज आहार की आपूर्ति करते हैं ये उपरोक्त सभी। देखो कभी कभी क्या है ना कि आपको जो है वो टफ जो वर्डिंग होते हैं उसको भी देखना पड़ेगा। अगर आपको नहीं आता है कि हाँ संक्षेपण का मतलब क्या हो रहा है, तो आप इसका जो इंग्लिश वर्जन होगा आप उसे देख के उसे एक बार ज़रूर देख ले, क्योंकि उससे आपको जो है साइंस वाले क्वेश्चन में खासकर हिंट मिल जाएगा कि आखिर कहना क्या चाह रहा है। तो यहाँ बोला जा रहा है शाकाहारी आहार जो है वो क्या होता है, तो उच्च प्रोटीन स्रोत होता है इसमें, तो ये सही है। फिर विटामिन बी 12 का संक्षेपण होता है, अर्थात इसमें कमी होता है विटामिन बी 12 का। ठीक है, तो ये भी जो है सही है। पौधे जो है वो विटामिन बी 12 का सोर्सेज नहीं होते हैं। तो जब बी 12 का सोर्सेज नहीं होंगे तो जो जंतु या मानव इसे ग्रहण कर रहा होगा वो भी जो है उसमें बी 12 की कमी आएगी। तो ये चीज़ें बताया गया। और अगर बात करें बी 12 का जो मेन सोर्स है वो बोला जाता है एनिमल प्रोडक्ट, जैसे कि एग हो गया, एग, इसके अलावा मीट और फिश, ये जो है इसके मेन सोर्स माने जाते हैं बी 12 के। ठीक है, फिर आगे बोला जा रहा है ज़्यादातर नॉनवेज आहार की आपूर्ति जो है वो शाकाहारी आहार से हो जाती है, तो ये भी सही है। नॉन बोला आहार की आपूर्ति मतलब क्या, कि जैसे कार्बोहाइड्रेट, फैट, उसके बाद फिर प्रोटीन, ये सारे विटामिन, ये सारे का हमें जो है प्राप्ति हो जाता है शाकाहारी भोजन से, तो ये भी सही है। लगभग जो नॉनवेज है उससे हमें प्राप्त होता है। ज़्यादातर नॉनवेज आहार की आपूर्ति जो है हमें शाकाहारी भोजन से मिल जाती है, तो ये भी सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सर्वाहारी है। ऑप्शन है तिलचट्टा, मनुष्य, भालू या उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। आप ध्यान रखिएगा तिलचट्टा, मनुष्य और भालू, ये तीनों जो है वो सर्वाहारी है। इसके अलावा कुछ और सर्वाहारी के एग्जाम्पल है, जैसे डॉग, रैट, चिंपैंजी या मंकी। आपको लग रहा होगा कि मंकी या चिंपैंजी नहीं है, तो लेकिन ये मंकी और चिंपैंजी क्या करते हैं कि जो पक्षी हैं उनके जो अंडे होते हैं वो उन अंडों को ये लोग जो है खा जाते हैं, और भी कुछ कीड़े मकोड़े हैं उनको भी ये लोग खाते हैं। तो उस लिहाज से देखा जाए तो ये जो है वो आपका कार्निवोरस, ओमनीफोरस हो गया। ठीक है, आगे है जैकाल, फॉक्स, गिलहरी, सुअर, भालू और चूहा, ये लोग भी जो है वो सर्वाहारी के अंतर्गत आते हैं। गिलहरी भी जो है कुछ कीड़े मकोड़े हैं उनको खाती है, जिसके कारण जो है इसे सर्वाहारी बोला जाता है। अब देखो क्या है कि हर टाइप के, चाहे वो आपका कार्निवोरस हो, ओमनीवोरस हो, वो सभी जो है क्या है कि दो टाइप के होते हैं। एक रात में निकलते हैं और एक रात में अपना भोजन के लिए बाहर आते हैं, और एक जो है दिन में। तो उनको जो है दो कैटेगरी में बांटा गया है, एक रात्रिचर और एक दैनिक, उस टाइप का बांटा गया है। तो वैसे ही है, जैसे आपका जो तिलचट्टा है वो एक ऐसा सर्वाहारी है जो रात में ही अपना भोजन ग्रहण करता है, भोजन के लिए निकलता है। ठीक है, तो ये भी आप याद रखिएगा कि ये रात्रिचर जो है सर्वाहारी है। उसे जो इंग्लिश में बोला जाएगा आपका नॉकटर्नल ओमनीवोरस। ठीक है, ये तिलचट्टा के लिए यूज होगा। वहीं अगर इस क्वेश्चन की बात करें कि कौन जो है रात्रिचर मांसाहारी है, तो ऑप्शन है उल्लू, फॉक्स, भालू या बाघ। तो देखो बाघ भी जो है ज़्यादातर जो है ऐसा मतलब उनका नेचर देखा जाता है
कि वो रात्रि में ही बाहर निकलते हैं शिकार के लिए। ऐसे निकलने का वो दिन में भी शिकार करते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो उनका नेचर देखा जाता है वो रात्रि में देख होता है। वहीं फॉक्स ये भी रात्रि में अपना शिकार के लिए निकलते हैं, और उल्लू ये भी जो है वो रात्रि में करते हैं। फॉक्स और बाघ जो है वो आपके जानवर के कैटेगरी में आ जाते हैं, और उल्लू जो है वो आपका पक्षी के कैटेगरी में आ जाता है। लेकिन भालू एक ऐसा जानवर है जो कि दिन में शिकार करना पसंद करता है, इसलिए ये दैनिक जो है कार्निवोरस है। ठीक है, अब देखते हैं आगे जो है वो बताया गया मधुमक्खी के बारे में, जो उससे हमें शहद मिलता है उसके बारे में बताया गया है। तो देखते हैं इससे रिलेटेड क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं। तो पहला बोला गया कि शहद का मुख्य स्रोत क्या होता है, पुष्प, फल, पानी या पत्ती। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पुष्प। पुष्प पुष्प से जो है मधुमक्खियाँ अपना शहद निर्माण का कार्य करती है। आगे हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। आगे शहद क्या होता है, गन्ना से रस इकट्ठा करने वाली मधुमक्खियों का मोम, फूलों से रस इकट्ठा करने वाली मधुमक्खियों का मोम, या पालित मधुमक्खी की मिठास भरी खाद्य प्रकृति, या उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पालित मधुमक्खी की मिठास भरी खाद्य प्रकृति। देखो, फूलों से रस इकट्ठा करने वाली मधुमक्खियों का वो जो है एक खाद्य पदार्थ अगर यहाँ होता तो ये आंसर हो जाता। मोम जो है वो नहीं होगा। मोम बोला जाता है उनका जो छत्ता बना होता है वो मोम टाइप का बना होता है। ठीक है, आगे बोला जा रहा है शहद का मुख्य घटक क्या है। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछा भी गया है पहले। ऑप्शन है फ्रुक्टोज, ग्लूकोज, सुक्रोज या माल्टोज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रुक्टोज। शहद का जो मुख्य घटक होता है वो फ्रुक्टोज होता है, और फ्रुक्टोज और ग्लूकोज दोनों का जो केमिकल जो फार्मूला है वो एक ही होता है, लेकिन थोड़ा सा उसमें प्रकृति में चेंजेज होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर फ्रुक्टोज हो जाएगा। और अगर सुक्रोज की बात करें तो उसका जो केमिकल फार्मूला होता है वो होता है C12H11। माल्टोज होता है C12H11। तो याद रखिएगा सुक्रोज और माल्टोज जो है उसका ये होता है, और ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का C6H12O6 होता है। अब देखते हैं मधुमक्खियाँ जो है वो शहद कैसे निर्माण करती है। तो बोला जा रहा है कि मधुमक्खियाँ जो है वो फूलों से जो मीठा रस है जिसे मकरंद बोला जा रहा है उसे एकत्र करती है और उसे अपने छत्ते में लाकर जमा करती है। ठीक है, और ये जमा कैसे होता है, तो ये जो मधुमक्खियाँ मीठा रस ग्रहण कर रही है वो उनके पेट में जाकर जो है एक एंजाइम की सहायता से पच जाता है, और पचने के बाद जो है वो शहद के रूप में बाहर आता है, और उसे ही वो इकट्ठा करता है। ठीक है, और बोला जाता है कि ये जो शहद होता है वो एंटीबायोटिक का भी काम करते हैं, एंटीऑक्सीडेंट भी होते हैं। इन्हीं फफूंदी बैक्टीरिया ये सब से खराब नहीं होते। और जो मधुमक्खियाँ होती है ये इन्हें भंडारित भोजन का शहद के रूप में उपयोग करती है। तो मेनली यही है कि किस टाइप से मधुमक्खी जो है अपना शहद बनाती है, और उसका सोर्सेज क्या होता है, और उसके मुख्य घटक क्या होते हैं। अगला जो टॉपिक है वो है अंकुरित बीज। अंकुरित बीज अंकुरित कैसे होता है, इसमें कौन कौन से चीज़ें पाई जाती है, वो सारा हम लोग देखेंगे। तो पहला है कि अंकुरित बीज है क्या। एक बीज जो परिपक्व हो गया है और रोपण के लिए तैयार है। एक बीज जो पानी में भिगोया गया है और अंकुरित होना शुरू हो गया है। एक बीज जिसे बेहतर विकास के लिए आनुवांशिक रूप से संशोधित किया गया है। एक बीज जिसे भविष्य में उपयोग के लिए सुखाया और संरक्षित किया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एक बीज जो पानी में भिगोया गया है और अंकुरित होना शुरू हो गया है, तो उसे जो है अंकुरित बीज कहा जाता है। अगला है बीज में अंकुरण प्रक्रिया किससे होती है। सूरज की रोशनी से, उर्वरक प्रयोग से, जल अवशोषण से, या कीट परागण से। तो इसका सही आंसर होगा जल अवशोषण से। आप देख सकते हैं जो भी क्वेश्चन यहाँ पे बनाया गया है वो इसके एक एक लाइन को उठा के बनाया गया है। ठीक है, और इसमें काफ़ी एफर्ट भी जाता है एक एक लाइन को पढ़ के उसके बाद फिर उसके बारे में सोचना कि हाँ इससे किस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है जो कि एग्ज़ाम में पूछा जा सके या पूछा जाता हो। तो वैसे में काफ़ी टफ हो जाता है। एक यहाँ देख सकते हैं लिखा हुआ है मूंग और चना, ये जो है सूखे बीज होते हैं। इन बीजों को जल से भरे एक पात्र में डाला जाता है जिससे जो है ये अंकुरित हो जाता है। इनके ऊपर छोटी छोटी सफ़ेद संरचनाएँ आ जाती है बीजों से बाहर, और इन्हें ही जो है अंकुरित बीज कहते हैं। ठीक है, और छोटी सफ़ेद संरचना को ही अंकुर कहते हैं। तो इस आप जो है इसे
देखिए और इसे सपोर्ट कीजिए, क्योंकि इसमें को बनाने में काफ़ी मेहनत लग रहा है। हर क्वेश्चन में जो है काफ़ी सोचना पड़ता है, काफ़ी उसके ऊपर रिसर्च करना पड़ता है, तब जाके एक सही मायने में वो क्वेश्चन का फॉर्म ले पाता है। आगे देखते हैं। आगे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा बीज अंकुरण का प्रत्यक्ष संकेत है। ये पूछा जा रहा है कि कैसे हमें पता चलेगा कि कोई जो है बीज अंकुरित हो गया है। उसमें जड़ का विकास हो जाता है, उसमें फूल खिल जाते हैं, उसमें फल लग जाता है या पत्ती की वृद्धि हो जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जड़ का विकास हो जाता है। अभी हम लोगों ने ये जो देखा कि उसमें छोटी छोटी सफ़ेद संरचनाएँ आ जाती है, ये एक टाइप का जड़ होता है और यही जो है उसकी पहचान है कि हाँ बीज जो है वो अंकुरित हो गए हैं। ठीक है, अगला है अंकुरण प्रक्रिया के द्वारा कौन से पोषक तत्व आमतौर पर बढ़ जाते हैं। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछा भी गया है कि कोई भी जैसे मूंग या चना जो है जब वो अंकुरित हो जाता है तो उसमें किस चीज़ की वृद्धि हो जाती है, कौन से पोषक तत्व की वृद्धि हो जाती है। ऑप्शन है प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट, विटामिन और खनिज, वसा और शर्करा, या फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विटामिन और खनिज। इनकी जो मात्रा है इसमें बढ़ जाती है और इसमें मेनली बढ़ता क्या है, तो जो आपका विटामिन है, विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन बी और सी विटामिन इसमें उनकी वृद्धि हो जाती है। इसके अलावा जो है आयरन, जिंक, इन सब की भी वृद्धि जो है अंकुरित जो बीज होते हैं उसमें हो जाती है। एक्चुअली प्रोसेस ये होता है कि अंकुरण के प्रोसेस के तहत क्या होता है वो आपको समझा दे रहे हैं। अंकुरण के प्रोसेस के तहत जब ये बीज जो है, जो सूखे बीज जब इनको जो है जल में डाला जाता है तो इनके अंदर का जो एंजाइम है वो एंजाइम जो है वो पुश करता है इन विटामिन्स और मिनरल को, इनको इंक्रीज करने में जो है वो हेल्प करता है और उसी के फलस्वरूप क्या होता है कि ये जो है छोटी छोटी सफ़ेद संरचनाएँ जो है वो निकलती है और वो जड़ के रूप में निकलती है और वही जो है मेनली विटामिन और खनिज और जो भी जिंक और आयरन है उससे भरपूर होती है। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि इसका प्रोसेस क्या होता है। तो आज के वीडियो में इतना ही था। आप अपना फीडबैक दीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो को आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के बीच इसे शेयर कीजिए। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे जो है इससे रिलेटेड वीडियो आने वाले हैं, साइंस से रिलेटेड और भी जो टॉपिक हैं बिहार शिक्षक बहाली को लेके, वो सारे टॉपिक के ऊपर जो है हम लोग और कंटेंट आपको प्रोवाइड करवाएंगे। तो आप इस चैनल से जुड़े रहें और अपने दोस्तों के बीच भी इसे शेयर करें। थैंक यू।